नमस्ते स्टूडेंट्स। मेरा नाम सूरज है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीचर हूं। और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम के बारे में, जो 8 सितंबर 2024 को हुआ है। और आप सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे इनके सॉल्यूशंस का। तो मैं इन अ, जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको आपसे शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, द नॉर्मल स्ट्रेस इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फ्लूइड में जो नॉर्मल स्ट्रेस है सेम होती है किस कंडीशन। तो हम जानते हैं पास्कल लॉ के बारे में। जब पास्कल लॉ ने स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे जो प्रेशर है दैट्स द नॉर्मल स्ट्रेस। तो इस केस के लिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ ए फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो इन स्ट्रेट सर्कुलर पाइप एज शोन इन द फिगर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन भी गिवन है। हमने यहाँ पे बताना है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द पाइप। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रोफाइल भी गिवन है वैसे तो, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपका सेंटर में, यानी कि यहाँ पे R0। तो वहां पे हम चेक करेंगे तो वेलोसिटी मैक्स ये आ रहा है हमारा। और इस केस में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होती है। तो इसी तरह से हम ये देख लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा हमारा -r² / 8 न्यू dp/t है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज बिटवीन टू स्टेशन 1 and 2। एट स्टेशन 1 the pressure velocity and elevations are this and this, and for station 2 similarly these parameters are this, and they are asking direction of flow and head load। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे कि जितने भी एनर्जी हेड्स हैं उनका सम निकाल लेंगे। और जिस एनर्जी हेड की एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वहां से फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा दूसरी तरफ। ठीक है, और उसी तरफ हेड लॉस होगा। तो इसके लिए भी हमें सॉल्यूशन हम इसमें शेयर किए कर रहे हैं। एनर्जी एट सेक्शन 1 ये है हमारा 40.2, और सेक्शन 2 के लिए आया है हमारा 40.05। सो फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम स्टेशन 1 to 2 एंड विद हेड लॉस जो भी इन दोनों का डिफरेंस है 40.2 माइनस 40.05.50। हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है हमारा when a fluid flows over a surface of plate the velocity distribution is given as u by u infinity is equal to y by 8 ratio between momentum thickness and energy। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। जैसे ये जो फंक्शन है u बाई यू इंफिनिटी, ये फंक्शन होता है आपका y बटा डेल्टा का। तो ये यहाँ पे डेल्टा। तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने ये मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस को इंडिविजुअली फाइंड आउट किया है पहले। तो मोमेंटम थिकनेस के लिए हमने इंटीग्रेशन लगाकर u बाई यू इंफिनिटी ब्रैकेट 1 - u बाई यू इंफिनिटी dy। तो यहाँ से थीटा आया था हमारा डेल्टा/6। और फिर हमने एनर्जी थिकनेस फाइंड आउट की थी फॉर्मूला लगाकर u बाई यू इंफिनिटी 1 - u बाई यू इंफिनिटी स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा बाय 4 आया, तो दोनों का रेशियो निकाला तो ये आया हमारा 2/, तो क्वेश्चन 4 के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 2/3। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In a laminar flow over a surface of flat plate, the thickness of boundary layer at a distance of 0.4 meter from leading edge is 4 mm. The thickness of boundary layer at a distance of 0.1 meter. तो इसके लिए हमें रिलेशन देखना पड़ेगा डेल्टा और एक्स के बीच में। जैसे डेल्टा जो है लेमिनार फ्लो के लिए 5x/√REX होता है, और REX को हमने रो वी एक्स बाय न्यू देख लिया, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि डेल्टा और एक्स के बीच में ये रिलेशन है। तो ठीक है, इसको फिर हमने एक्सप्रेस कर दिया, डेल्टा 1/डेल्टा 2 इक्वल टू रूट ऑफ x1/x2। डेल्टा 1 मान लिया जो हमें गिवन है, यानी कि 4 mm जो हमारी थिकनेस आई थी एट 0.4, यानी कि ये वाला x1, और डेल्टा 2 जो हमने फाइंड आउट करना है और 0.1 mm पे, तो यहाँ से हमारा आ गया डेल्टा 2 इक्वल टू 2 mm। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। An oil of viscosity 9 poise is flowing through a horizontal pipe of 60 mm diameter. If the flow is laminar, the pressure drop in 100-meter length of the pipe is 1800 kilonewton per meter square. The average velocity of flow of the oil. तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेशन देखा था ना, वही एक्सप्रेशन यहाँ पे लगने वाला। तो अगर हमें फार्मूला नहीं भी याद रहा होगा तो हम वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये वही एक्सप्रेशन, ये लगाना, सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे ये जो विस्कोसिटी थी 9 पाई, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 0.9 पास्कल सेकंड में, और जो रेडियस था हमारा 60 mm, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 0.03 मीटर रेडियस। तो बाकी सारे इसमें पैरामीटर पुट करने के बाद ये आ रहा है हमारा 2.25, तो इस ऑप्शन का हो जाएगा आंसर 2.25, यानी कि सी ऑप्शन। 7th में चलते हैं। इफ इन केस ऑफ इमर्स्ड सॉलिड सरफेस द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्रोइड। ठीक है, ये तो हमेशा ही होगा कि अगर बॉडी इमर्स है तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंट्रोइड से नीचे ही होता है, हमने पढ़ा हुआ है इसका फॉर्मूला भी। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर वाला फॉर्मूला है वहां से भी देख सकते हैं। और फिर ये बात कर रहे हैं फ्लोटिंग बॉडीज के लिए, तो फ्लोटिंग बॉडीज के लिए हमेशा जो मेटा सेंटर है वो सेंट्रोइड से अबव लाई करता है। अगर स्टेबल है, स्टेबल है तो लाई करता है, अगर अनस्टेबल है तो मेटा सेंटर सेंट्रोइड से नीचे लाई करता है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी कैसी है, इनकरेक्ट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ए मेटालिक बॉडी फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ द मर्करी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 एंड वाटर such that 35% of its volume submerged in mercury and remaining in water। यानी कि वो जो बॉडी है ऐसे है, उसका 35% मरकरी में है, मान लो ये फ्लूइड है यहाँ पे। ठीक है, वन फ्लूइड ये मरकरी, सेकंड फ्लूइड वाटर, कुछ परसेंट वहां पे है, 35% मरकरी में है और 65। तो इसको हम कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये देख लेते हैं। ये मैंने किया है, वेट ऑफ मेटालिक बॉडी इज इक्वल टू बायंट फोर्स ड्यू टू मरकरी। अब क्या है कि दोनों ही फ्लूइड को उसने रिप्लेस किया है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने इसको किया है, क्योंकि जितना मेटालिक बॉडी का कुछ वेट वो मरकरी से रिप्लेस करेगी और कुछ वेट वाटर। तो हमने यहाँ पे एच को स्पेसिफिक ग्रेविटी मान के और इसको इक्वेट कर दिया है दोनों पॉइंट फोर्स से। तो यहाँ से हमने इसको देखा 5.41 आ रहा है हमारा आंसर, ये करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, में, 9 अगेन, 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 9 अगेन
इसमें इन्होंने बोला है कि 3 पाइप्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, डायमीटर और लेंथ की, और उनसे हमने एक इक्विवेलेंट पाइप बनाना है। ठीक है, और उसकी लेंथ रखनी है एल ई और डायमीटर रखना है बी। तो वो एल ई इक्विवेलेंट लेंथ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए हमने अप्लाई किया है इक्विवेलेंट लेंथ के लिए रिलेशन है, ये सीरीज में जब आते हैं पाइप, तो एल बाय डी की पावर 5 और एल वन बाय डी वन की पावर 5, ये सब इनका सम। तो यहाँ से हमने सारी डायमेंशन पुट कर दी, जो भी डायमेंशन थी पाइप की ए बी एंड सी की। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा ये आया 33 1/8, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A jet of oil of relative density 0.8 and area 0.02 meter square issue at 10 meter per second. If it strikes normally on a stationary plate, the force exerted on the plate is। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, जस्ट। और रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो उसको हम, वो है क्या रिलेटिव डेंसिटी, वो है पृथ्वी ग्रेविटी। जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पुट करके टर्म्स को, यहाँ पे फोर्स आ गई हमारी 1600 न्यूटन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है रिएक्शन। सिंपल, बीम इक्विलिब्रियम में है, तो हमने अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 16 न्यूटन। क्योंकि जो टोटल लोड है यूडीएल का, हम उसको देखेंगे तो 30 × 2 इसकी मीटर लेंथ है, 60 हो गया। तो यहाँ से देखा, और फिर हमने हमारा जो ये हिंज पॉइंट है या कोई भी सपोर्ट है, उसके अबाउट मूवमेंट 0 है, तो हमने अबाउट डी के अबाउट हमने मूवमेंट ले लिया। तो वहां से आया हमारा आर डी की वैल्यू 40, और इसमें पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा आ गया 24। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इन्होंने कोई भी क्रॉस सेक्शन या कोई फिगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ये वैसे तो हमने चेक किया था, ये गेट का क्वेश्चन है, और गेट का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें एक फिगर भी इसके साथ है। विदाउट फिगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, मोस्ट एयरक्राफ्ट use either jet or turbine aero engine. Different fuels, special fuels with high octane numbers are used, which are diesels above 50 degrees Celsius, kerosene above -30 degrees Celsius, turbojets at 4 to 8 Mach number, ramjets at 1 to 2 Mach number, scramjets at 6 to 10 Mach number. Then which of the following are correct state? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से स्पेशल फ्यूल्स हैं जो जेट और टर्बाइन इंजन यूज करते हैं। तो जैसे डीजल्स हैं, वो आर नॉट टिपिकली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, तो मतलब इनकरेक्ट है फर्स्ट। और सेकंड पे चलते हैं, कैरोसिन बेस्ड ऑयल, ठीक, हाँ ये यूज होते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, दे कैन ऑपरेट -30 डिग्री। और फिर आगे चलते हैं, टर्बोजेट। टर्बोजेट जो है यूजुअली 0.5 एंड 2.5 मैक नंबर के की रेंज में ऑपरेट करते हैं, तो नॉट 4 to 8। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, थर्ड वाली। अभी तक सेकंड हमारे करेक्ट हुआ है। फिर चलते हैं फोर्थ, रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन ऑपरेट करते हैं बिटवीन 3 and 6, नॉट 1 to 2, तो ये भी इनकरेक्ट। फिर चलते हैं स्क्रैम पे, ये ऑपरेट करते हैं टिपिकली अबव 6, यानी कि ये ठीक है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट ठीक हुई? तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारी ठीक हुई है सेकेंड एंड फाइव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का भी सोल्यूशन यहाँ पे
दिखा देते हैं आप लोगों को। इसमें इन्होंने बॉयलर वॉल की 2 लेयर्स दी हुई है, ए एंड बी, उनकी थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। इनर सरफेस का टेम्परेचर पता है और आउटर सरफेस का, और वहां से हमें फाइंड आउट करना है कि स्टेडी स्टेट इंटरफेस टेम्परेचर। इंटरफेस मीन्स जहाँ पे 2 लेयर्स कॉन्टेक्ट में है। तो इसका सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। 1000 डिग्री ये ए का इनर टेम्परेचर है, ये बी का आउटर टेम्परेचर है, और ये इंटरफेस टेम्परेचर है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने फोरियर फ्लो से जो हमारा हीट ट्रांसफर था, ठीक है, वो इक्वेट कर दिया है। एक तो मैंने कंप्लीट ले लिया 1000 से लेके 300 तक, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे आपका डेल्टा, डेल्टा बाय के। और सिमिलरली एक बार मैंने फिर से ले लिया सिर्फ ओनली फॉर ओनली ए, तो वहां से 1000 - टी करके यहाँ से मैंने टी को सॉल्व कर लिया 650 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा सिंपल है। इसमें इन्होंने बोला है कि फॉलो इनक्लोजर है, ठीक है, वो बना है हमारे 2 इनफाइनेटली लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर से, और उनका रेडियाई है 1 और 2, ठीक है। और जो रेडिएटिव हीट एक्सचेंज उनके बीच में हो रहा है, सरफेसेस डिफ्यूज है, और मीडियम एनक्लोजर। ये जो मीडियम है ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करा, इसके अंदर भी मीडियम होगा, कोई फ्लूइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि जो फ्रैक्शन है वो लार्जर सरफेस यानी कि सरफेस 2 से स्ट्राइक कर रहा है, जो 1 के ऊपर, उसका क्या आएगा, जो फ्रैक्शन है, यानी कि F21 हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारा सोल्यूशन। F12 = 1, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो सरफेस 1 है उससे जो डिफ्यूज होकर जो रेडिएशन है सारी की सारी सरफेस 2 के ऊपर आएगी। इट मीन F12 = 1। सो बाय रेसिप्रोकेटिव थ्योरम A1 F12 = A2 F21, और यहाँ से हम चेक कर लेंगे F21 जो हमें फाइंड आउट करना है, जो डिजायर्ड है हमारा A1/A2। और सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया जो होगा 2πr1L 2πr2L, यहाँ से 1/2.5 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने पूछा है कि अगर हमारा कोई सॉलिड सरफेस है उसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो एमिसिव पावर किस रेशियो में इंक्रीज करेगी। तो हम जानते हैं एमिसिव पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा टी की पावर 4। तो सिग्मा टी E1, अगर T1 टेम्परेचर है तो वहां पे E1 सिग्मा T1 पावर 4, E2 के लिए सिग्मा T2 पावर 4, और इन दोनों का रेशियो निकाला E2/E1। तो ये आया हमारा टेम्परेचर के रेशियो में 81। 81 की रेशियो से ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एन एनक्लोजर कंसिस्ट ऑफ 4 सरफेसेस, 1 2 3 एंड 4। व्यू फैक्टर दिए हुए हैं और सरफेसेस एरिया दिए दिए हुए हैं, और हमने यहाँ पे निकालना है व्यू फैक्टर F4। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जैसे कि जो जितने भी शेप फैक्टर्स हैं जहाँ 1 से दूसरे सरफेसेस के लिए हैं, तो उसके रिलेटिव में सारे सरफेसेस एरिया के 1 से जो भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी रेडिएट हो रहे हैं, तो उनका सम 1 होता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि F14.25 आया, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हमने A1 F14 = A4 F41 से यहाँ पे हमने F41 निकालना था, और यहाँ से हमने निकाला A1/A4 यानी कि एरिया। तो एरिया यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, 4/2 पुट करेंगे यहाँ पे, 0.5 हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने पूछा है एनटीयू हीट एक्सचेंजर की। ये हम जानते हैं UA/C मिनिमम। यहाँ पे हम देख रहे हैं सी मिनिमम कौन सा है, C2, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर 2 साइकिल कपल्ड इन सीरीज, the toppling cycle has an efficiency of 30% and bottoming cycle has an efficiency of 20% overall combined cycle efficiency। तो इसका भी हमने सॉल्यूशन किया। तो इसका ही है। तो
इसमें टू साइकिल्स है। जैसे ये वन साइकिल है, ये टू साइकिल है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ डायग्राम बना दिया है। और जैसे टू इंजन है, वो कपल कर रखे हैं इनके दो साइकिल। तो इसी तरीके से मैंने जैसे फर्स्ट इंजन के लिए हमारा 1 - Q2/Q1 हो गया। 30% एफिशिएंसी गिवन है, 0.3 लिख दिया। 𝜂2 1 - Q3/Q2। और अगर कपल्ड है, कपल्ड के लिए तो हमारी जो ऊपर की आउटपुट होगी, वो हमारी जो अल्टीमेट आउटपुट है। ठीक है। और यहाँ से हमारा 1 - Q3/Q1 होना चाहिए हमारा कपल्ड एफिशिएंसी। तो हमने क्या किया कि 𝜂1 वाले फार्मूले से हमने Q2/Q1 की वैल्यू निकाली, 0.7 आ गया। 𝜂2 वाले फार्मूले से Q3/Q2 की वैल्यू निकाली। ठीक है। और उसके बाद अगर हमने ईटा को निकालना है, तो मैंने Q3/Q1 को इस तरीके से लिख दिया, Q2 को एक बार डिवाइड कर दिया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि Q3/Q2 और Q2/Q1 मल्टीप्लाई हुए हैं, 2.7 और 0.8, और यहाँ से हमने निकाल दिया 0.444 और 44% एफिशिएंसी। तो उसके बाद चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइब्ड एन इरिवर्सिबल हीटिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सा एक्सप्रेशन है जो डिस्क्राइब करा है इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल है तो हीट पक्का रिलीज होगी, डीक्यू बाय ग्रेटर डी की जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। और इरिवर्सिबल है तो डीक्यू बाय टी जो है लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है 20 का 20 का एक ए नंबर आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। और नेक्स्ट चलते हैं 21। A reversible heat engine receives 2 kilojoule of heat from a reservoir at 1000 Kelvin and a certain amount of heat at 800 Kelvin. It rejects 1 kilojoule of heat to a reservoir at 400 Kelvin, and the net work output of the cycle is। तो अभी यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और हम क्लोशेट इक्वालिटी तो जानते ही हैं, अगर यहाँ पे रिवर्सिबल हीट इंजन है तो हमारा समीशन Q/T इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम अप्लाई करेंगे, तो हम इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं जो हमने सॉल्व किया है। तो ये हमने क्लोशेट इक्वालिटी यहाँ पे लगाई है, रिवर्सिबल है तो माइनस लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये हीट रिजेक्ट हो रही है 1000 केल्विन से, फिर यहाँ पे भी। तो सॉल्व किया तो यहाँ से Q की वैल्यू आई 400। अब Q की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ से वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, जो कि हमारा होगा 2000 प्लस Q - 100। तो यहाँ से हमारा Q आ रहा है 1400 यानी 1.4 किलो जॉल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इंजन और रेफ्रिजरेटर कपल्ड है, और इंजन की एफिशिएंसी हमें गिवन है, और एक एक्सप्रेशन है Q2 प्लस Q1 इज इक्वल टू 3Q1, वो गिवन है। हमने सीओपी को फाइंड आउट किया, तो इसका भी हमने सोल्यूशन किया है, तो वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता था कि हमें निकालना क्या अल्टीमेटली, सीओपी निकालनी Q3/W। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके एक टर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए हमें पहला सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब हमें एफिशिएंसी गिवन है इंजन की 0.4, वो होती है W/Q1। तो यहाँ से हमने देख लिया कि W की वैल्यू है 0.4Q1। अच्छा, W की वैल्यू अगर 0.4Q1 आ गई है, तो क्या Q2 की वैल्यू क्या आएगी? वो भी सिंपल है, उसको Q1 में से माइनस करेंगे, 0.6Q1 हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद चलते हैं, एक एक्सप्रेशन हमें गिवन था Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू 3Q1। और यहाँ पे हम Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो Q4 हमारा 2.4Q1 आ गया। तो सभी के सभी टर्म्स जो है Q1 की टर्म्स में फॉर्म होती जा रही है। उसके बाद ये Q4 आया। अब Q4 आ गया तो Q4 को हम जानते हैं कि W+Q3 होगा फॉर रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ से हम Q3 की वैल्यू देख लेंगे, तो ये आ गया 2Q1। तो दोनों ही Q1 की फॉर्म में आ गई हैं, दोनों को पुट करेंगे Q3/W में, तो यहाँ पे सीओपी आ गया हमारा 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सीओपी 5। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
Question number 26. The tool of an NC machine has to move along a circular arc from 5 to 10 while performing an operation center of arc and see जो आपका सिंटैक्स है वो सभी का करेक्ट है और ये एन नंबर है तो कोई ये मायने नहीं था। तो जी की वैल्यू 02, 01, 03 ये डिफरेंस है। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी सर्कुलर आर्क है कहाँ से कहाँ जा रही है 5, 5, 5 ठीक है और 10 to 10 ये जा रही है। अब ये ऐसे जा रही है कैसे कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो हमें ये देखना है अभी कौन सा ऑपरेटर जी ऑपरेटर जो है क्लॉकवाइज को शो कर रहा है तो G02 होता है। तो G02 के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है ए और डी और उसके बाद चेक करते हैं अब कोऑर्डिनेट यानी 5, 5 से 10, 10 होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट हमारे 5, 5 से 10, 10 है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग जेड एक्सिस ऑफ द मोशन इज ऑलवेज द एक्सिस ऑफ द मेन स्पिंडल ऑफ द मशीन करेक्ट। In a DNC system, many machine tools can be controlled simultaneously. Correct. An absolute NC system is one in which all position coordinates are referred to one fixed origin called the 0 point. Correct. तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 which of the following are true for system of tolerances to the shaft and the hole। ठीक है होल बेसिस सिस्टम में हम होल को क्या मानते हैं होल को हम फिक्स रखते हैं और शाफ्ट को उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम में वेरियस शाफ्ट आर एसोसिएटेड विद सिंगल होल तो ये ही ऑप्शन पहले वाला ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए बेटर चिप फ्लो पॉजिटिव बैक रेक एंगल। ठीक है पॉजिटिव रेक एंगल में हमें चिप डायरेक्शन अच्छी मिलती है। तो मर्करी U2 मैनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू पाइप्स एज शोन इन द फिगर इफ PA इज ग्रेटर देन PP। और अभी हम यहाँ से हम अगर रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे यार ये दोनों लेवल सेम है और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो ρAGH यानी कि SAGH कह सकते हैं एक तरीके से और यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे प्रेशर जो है SBGH पे है। ठीक है तो ये दोनों ही प्रेशर हम देख पा रहे हैं सीधे सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके प्रेशर के साथ। तो अगर PA ग्रेटर देन है PB तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो SA ग्रेटर देन तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये। So which of the following is best suited for cutting both HSLA steel plates and carbon composite sheets? तो इसके लिए आ जाएगा हमारा वाटर जेट कटिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वुड स्टील इज वुड स्टील है क्रूशिबल स्टील विद हाई कार्बन। ठीक है ये है इसमें हम आयरन और कार्बन को मेल्ट करते हैं क्रूशिबल फर्नेस में टू क्रिएट हाई कार्बन स्टील वुड स्टील। जर्मन सिल्वर इज जर्मन सिल्वर है आपका कॉपर अलॉय विद निकल एंड जिंक हैविंग सिल्वर लस्ट। कॉपर निकल और जिंक होते हैं इसके अंदर। ठीक है और इसकी चमक सिल्वर की जैसी होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रस मेंबर्स ऑफ एन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रस मेंबर्स एक्सियल लोड लेते हैं जिसमें टेंसाइल आगे और कंप्रेसिव आगे बाकी कोई वाला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड 3 एंड आर ट्रू वाला होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं वर्चुअल वर्क इज वर्क डन बाय अ रियल फोर्स टू अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम करेक्ट है। तो द वर्चुअल वर्क फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज 0 फॉर एनी टोटल वर्चुअल डिस्प्ले करेक्ट है ये भी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 33। इफ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू vertical compressive load and a horizontal force F is stationary on the surface with the coefficient of static friction mu s and coefficient of dynamic friction mu d, then the applied force on the block is। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है न्यू एस एन। अब
जो है फोर्स वो न्यू एसेंस से तो कम ही है, तभी वो आपका वहां पे जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी है सरफेस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 34 में, हमें बताना है यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट बी और सी है, ऑप्शन हमारा दिख रहा है बी और सी में, और हमारा डी हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो ये बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं 35, फॉर प्रॉब्लम ऑफ टॉर्जन, ना एंगल ऑफ रोटेशन पूछा है। तो एंगल ऑफ रोटेशन हमारा हम जानते हैं बाय टॉर्जन फार्मूला टी एल बाय जी जे होता है, तो एल टी बाय जी जे आएगा। 35 का बी। 36, a steel wire of length L cross sectional area दे रखा है is subjected to tensile load P causes a deformation of D, what is the expression यहाँ पे? हाँ, सिग्मा इंटू ई हमारा यानी कि स्ट्रेन। तो स्ट्रेन है यहाँ पे, जो सिग्मा है वो क्या है, पी बाय ए, और स्ट्रेन है हमारा सिग्मा बाय ई। तो यहाँ पे स्ट्रेन दे रखी है वैसे, डिफॉर्मेशन बटा ओरिजिनल लेंथ होती है, डिफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे गिवन है डी, और ओरिजिनल लेंथ है हमारी एल, तो पी डी बाई टू ए एल, ये ऑप्शन नंबर डी। 36। 37 में, if a rectangular beam is subjected to a pure bending load, then at what location along the beam cross section is the axial stress is zero? तो ये होगी along neutral line। 38 क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी है यानी कि जाउल डेंसिटी पर मीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6। 39, मोहर सर्कल्स रिप्रेजेंटेशन के अबाउट स्टेटमेंट पूछी है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो मोहर सर्कल जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि फाइंड आउट करता है, करेक्ट। मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस बताता है, करेक्ट। स्ट्रेन एनर्जी, नो। स्ट्रेस अलोंग एनी डायरेक्शन, यस। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ट्रू है, थर्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर। चलते हैं 40। तो यहाँ पे एनर्जी और सरफेस एनर्जी की यूनिट पूछे हैं। एनर्जी के सरफेस एनर्जी होती है जाउल पर मीटर स्क्वायर, तो वहां से हम देखेंगे तो वो आना चाहिए न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर सरफेस एनर्जी के, और एनर्जी के हमारे न्यूटन मीटर, तो 40 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, many advanced materials are not spherical in their structure, for example nanowire or nanofiber. The principal reason is the growth direction are preferred as per crystal orientation and chemical energy। ठीक है, ये इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गैरोस्कोपिक, इन गैरोस्कोपिक हाउ आर द स्पिन स्पीड एंड गैरोस्कोपिक कपल रिलेटेड? ये गैरोस्कोपिक कपल जो है आई डब्ल्यू आई ओमेगा ओमेगा पी होता है, तो यानी कि ओमेगा पी हमारी स्पिन स्पीड है, तो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो 42 का हो जाएगा ए। 43, गियर ट्रेन है विद टू स्पर गियर है, इनपुट गियर का टीथ दे रखा है, रोटेट दे रखी है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा जो स्पीड, नहीं एन वन बाई टी वन, एन टू बाई टी टू करके अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 टी आर टी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट मैकेनिज्म ऑफ दोस लिस्टेड बिलो बेस्ट प्रोड्यूसेस द ऑपरेशन ऑफ रोटरी इंटरनल कम्बशन इंजन, ये है सिंगल सिलेंडर क्रैंक। क्वेश्चन नंबर 45, इन अ मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग रोलर, the circular roller of radius r roll with a linear velocity v on the another static member, the velocity at the point of contact between the roller and the static member, तो वो रहेगा हमारा जीरो वेलोसिटी वहां पे। ठीक है, वहां पे कोई स्लीपिंग नहीं हो रही तो जीरो, तो वहां पे जीरो वेलोसिटी होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, इन a classical mechanism what constraints are imposed between kinematic pairs relative motion between members of pair?
What best describes the role of governor in a machine? A governor maintains the speed of operation within specified limits under varying load. ये करेक्ट है। बाकी की जो चीजें दोनों हैं, फ्रीक्वेंसी और लोड का कोई यहाँ से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द स्ट्रेस स्टेट ऑन द स्पोक्स ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑपरेशन? स्पोक्स होती हैं हमारे टेंसाइल स्ट्रेस में, क्योंकि जो स्पोक्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रही थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तो वो स्ट्रेन करेगी, ठीक है, इन टेंसाइल वे, तो टेंशन वहां पे आएगी स्पोक्स के ऊपर, तो स्पोक्स हमारी टेंसाइल स्ट्रेस स्टेट में रहेंगे। हेरिंगबोन गियर्स आर यूज। हेरिंगबोन गियर्स होते हैं डबल हेलिकल गियर्स, इनको बनाया इसलिए गया क्योंकि जो हेलिकल गियर्स थे उसमें एक्सियल थ्रस्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए इनको बनाया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 50, अ पॉइंट ऑन कंपोनेंट लोडेड अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेसेस दे रखी हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, तो पॉसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। तो सॉल्यूशन है ये फार्मूला हमारा जो यहाँ से लगा देंगे, तो यहाँ से हमने चेक किया 130 और 60 आ रहा है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ। आगे चलते हैं। टू स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ बट हैविंग स्टिफनेस ऑफ 10 न्यूटन पर एमएम एंड 15 न्यूटन पर एमएम सपोर्ट मास ऑफ 2 टन इन अ सीरीज, 2 टन मींस 2000 केजी, और हमारे स्प्रिंग सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट हम स्टिफनेस निकाल लेंगे वहां पर, K1 K2 बाय K1 प्लस K2, तो यहाँ से 6 न्यूटन पर एमएम की इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट किया, 6000 हुआ, तो उसको फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूला में पुट किया, तो यहाँ से आ गया 1/2 पाई√3, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट चलते हैं। जर्क की ऐसा यूनिट पूछी गई है, जो जर्क होता है वो एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो वो हो जाएगा हमारा मीटर सेकंड पावर -3। A system of two discs connected by a shaft is under rotation at a constant angular velocity. If the mass of the disc is double, then which of the following statement is true? क्या होगा? हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा √k/m है, यानी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ मास के। तो अगर हम मास इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज करेगी। 53 का बी ऑप्शन। रेले डैम्पिंग, रेले डैम्पिंग के बारे में पूछा है इन्होंने, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो रेले डैम्पिंग प्रोपोर्शनल टू बोथ मास एम एंड इलास्टिक थिकनेस। 55, तो इसके लिए भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। elastomers are capable of regaining their original shape on removal of load applied. Hence, flexibility is most important for these materials, which is the only other important factor. तो यहाँ पे important factor है loss to storage modulus, ठीक है, इनके लिए ये बहुत important factor है, क्योंकि it affects their damping behavior, hysteresis, heat generation, ये सारे factors हैं जो elastomers को affect करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत important है। SN diagrams denote fatigue life of material. One important design parameter of SN diagram is the fatigue strength, which is defined as maximum stress below which fatigue life is infinite, which condition does not apply for FCC metal like aluminum alloys. Then what is fatigue strength of aluminum alloy? तो FCC के लिए तो इसकी कोई क्लियर हमें फैटिग लिमिट जो है इसकी हम नहीं कह सकते, तो इसकी फैटिग लिमिट जो है 10 लाख और 10⁻⁷ से भी ज्यादा है सर, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन रहना चाहिए। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल इज यूजुअली हायर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज प्रिंसिपली बिकॉज, ये हो जाएगा हमारा हाई स्ट्रेन रेट। प्रिंसिपली इसकी वजह से, प्रिंसिपल मतलब कोई एक ही फैक्टर की वजह से रह सकता है, तो वो ये है हाँ, हमारा हाई स्ट्रेन। आगे चलते हैं। शेल और थिन स्ट्रक्चर नॉर्मली यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर स्ट्रेंथनिंग देम। सेमी मोनोकोफ्यूज, ये रहा मेटल, सेमी मोनोकोफ्यूज, ठीक है।
इसके लिए कॉमन सोल्यूशन है। आगे चलते हैं। फॉर एडहेसिव बॉन्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा बॉन्ड शेयर स्ट्रेंथ। बॉन्ड शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पे। हाउ डू क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस स्ट्रक्चर डिफर इन मटेरियल? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑर्डर होते हैं, अमोर्फस स्ट्रक्चर डिसऑर्डर होते हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट ब्रिंग्स मैक्सिमम टफनेस एट अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ इन स्टील? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम टफ तीनों करनी पड़ेंगे तब आएगी हमारी मैक्सिमम टफ। नेक्स्ट 63। हाउ मैनी मेन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्क्राइब्ड एंड हाइपरबोला? तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाइपरबोलिक फंक्शन होना था। तो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं हमारे कोस एच एक्स, साइन एच एक्स, टेन एच एक्स, कोट एच एक्स, कोसिकट एच एक्स। ठीक है, और कोटेंजेंट एच एक्स, तो 6 होते हैं ये। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। The pressure of the fluid increases from 2 megapascal to 5 megapascal class, causes decreases in volume by 2 and 15%। तो इसके लिए हमें क्या करना था? डी पी के माइनस में डी वी बाई वी, ये हमें करना था यहाँ। अब हमें गिवन है डी वी बाई वी 0.15, ये मल्टीप्लाई बाय 100 आना था अगर हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 GPa। देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। टू फ्लोज आर स्पेसिफाइड एज। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमें सारे के सारे ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि रोटेशनल है या ए रोटेशनल है, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे ये बताता हूँ आपको। 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो होगा, सॉरी यहाँ पे रोटेशनल ना, तो स्ट्रीम फंक्शन लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन। और हम ये जानते हैं कि u की वैल्यू जो है माइनस कर्ल साई बाई कर्ल वाई होती है, तो एक्स स्क्र बाई एक्स क्यूब बाई 3। और इन इसी इक्वेशन में पुट करके देखा तो 0 आया, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हमारा फ्लो एक ए रोटेशनल हुआ। तो सिमिलरली फ्लो बी के लिए भी चेक किया तो वो भी ए रोटेशनल आ, दोनों के दोनों फ्लो जो थे वो ए रोटेशनल पाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 66 के लिए बोला है कि वेलोसिटी फील्ड गिवन है और हमें चेक करना है कि अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू। तो हम इनकम्प्रेसिबल के लिए जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो हो जाती है कुछ ऐसी फॉर्म में कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल जेड। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया इस वेक्टर के लिए, तो ये आया हमारा a1 प्लस b2 प्लस c3 इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67। 67 में भी वेलोसिटी फील्ड गिवन है और डेंसिटी वेरी करिए टाइम के साथ। हमें यहाँ पे गिवन है कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। पहले के 66 क्वेश्चन में इनकम्प्रेसिबल था, वहां पे डेंसिटी कांस्टेंट थी। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन थोड़ी डिफर हो जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन हम ट्रांजिएंट के लिए लेंगे तो ये आएगी। यहाँ पे सारे के सारे एक्सप्रेशन हम पुट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे लास्ट में लैम्डा की वैल्यू हमारी -8 यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एमएमएस डिनोट मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस? ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद वाईफाई इज वायर वॉन फिडेलिटी? नो कट, ये करेक्ट नहीं है, ये वायरलेस फिडेलिटी होती है। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद ये करेक्ट है जीआईएफ। उसके बाद जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सॉफ्टवेयर बोला है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड ही हमारा करेक्ट था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
फर्स्ट इज ओनली ग्लोबल पोजीशन ऑफ या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सेकंड हमारा फॉल्स है, तो 68 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 ध्रुवा इज, ध्रुवा है इंडियन इंडियन लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो बार्क में है। ठीक है। फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक एलसीए राइफल F-16 एंड सुखोई आर डिजाइन प्राइमरली बाय, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सेफ्टी फैक्टर्स, एक्शन स्पीड, ड्यूरेशन, लाइट वेट, सभी फैक्टर्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर पीएलएल एंड डीपीएलएल? ये हो जाएगा हमारा सी, फेज लॉक ग्रुप एंड डिस्क्रीट फेज लॉक ग्रुप कंट्रोल सिस्टम। एलएलएम, तो आगे पूछा है इन्होंने एलएलएम लार्ज स्केल लर्निंग मेथोडोलॉजी। ठीक है। और ये करेक्ट नहीं, एलएलएम कुछ और होता है। ठीक है। जीपीटी जनरल प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, यस ये करेक्ट है। ओजीएल ओपन जनरल लाइसेंस, गलत है। ठीक है। ओजीएल होता है हमारा ओपन गेम लाइसेंस। एफडीआर फ्यूचर डाटा रिकॉर्डर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है ये। तो यहाँ पे सेकंड सेकंड जो है हमारा ट्रू है, बाकी गलत है। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा हमारा डी, नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। A material is called engineering material because it needs to bear load stress, right? Have high strength from ultra low cryogenic to ultra high temperature। हमेशा जरूरी नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है। नॉट टू गेट ब्रिटल मोस्टली, तो यहाँ पे नॉट टू गेट ब्रिटल मोस्टली, हाँ ये भी ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। और शुड बी लो रिजनेबल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड जो है हमारा गलत हो रहा है, बाकी ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 74। व्हाट डज अ फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ एंड व्हाट डज इट शो? ये फेजेस एंड कॉम्बिनेशन विद टाइम एंड टेम्परेचर। एफईसी आयरन कार्बन सिस्टम के लिए क्या होता है? वन सॉलिड सॉलिड एंड टू सॉलिड लिक्विड फेज। विच रूल्स गवर्न सॉलिड सोलिबिलिटी? ह्यूम रो 3 एंड डार्कन गरी फ्लो। ग्राफीन हमारा टू डायमेंशनल होता है। और उसके बाद व्हाट आर द मेन पर्पसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल? माइनिंग एंड स्मेल्टिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनेलिंग? ये हीटिंग एंड फर्नेस कूलिंग टू सॉफ्टन। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोप्लास्टिक सेट हो जाते हैं, अपने रिमेल्टेड हो जाते हैं। ठीक है। और थर्मोसेट नहीं। पॉलीमराइजेशन by joining small molecules called monomers to form long chain। नेक्स्ट है व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग होती है टू प्रोड्यूस बल्क स्ट्रक्चर। वन बी करेक्ट। सरफेस ट्रीटमेंट एनहांस विच ऑफ द प्रॉपर्टीज मोस्ट? तो यहाँ पे देखने वाली है कौन सी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रही हैं। तो वेयर एंड इरोजन मेनली। ठीक है। क्योंकि हम उसी के लिए हम सरफेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ये सब चीजें ना हो। वेयर एंड ट्रीट उसी के लिए कर रहे हैं सरफेस ट्रीट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लेजर कटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग? इट अलाउज फॉर हाई प्रिसिजन एंड मिनिमल मटेरियल। Standards and certification used in materials manufacturing, ISO, ASTM, and AN. How does recycling impact the materials manufacturing industry? It helps conserve resources and reduces environment impact. Radial pressure in hydrodynamic bearing कहाँ पे मैक्सिमम होती है? जहाँ पे मेरी फिल्म थिकनेस मिनिमम होती है। इस करेक्ट। तो बात होती है हैरिंग बोन गियर, सेम क्वेश्चन आ गया है, पहले भी आया था। एलिमिनेट टेस्ट। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी हुआ है सेम। तो 130 30 आया था हमारा। उसके बाद डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ये हमेशा डबल शेयर में होता है। उसके बाद टू स्प्रिंग, ये सेम आ गया। 2 पाई √3 आया था हमारा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कौन सी स्टैटिस्टिक्स लड़की है।
यहाँ पे लगेंगी ये वाली और ये वाली बैंडिंग स्ट्रेसेस नहीं लगेगी, यहाँ पे कोई बैंडिंग स्ट्रेसेस का स्केल नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें लीनियर फोर्स में ट्रांसमिट करना है तो रैक एंड पिनियन है, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल के लिए लगेगी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। के बाद ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन जो है रिलेशन हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो की वजह से और मोल्ड और ओजन होता है, दोनों के दोनों करेक्ट। फिर चलते हैं, श्रिंकेज लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कास्टिंग। कोई जरूरी नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। ये भी हम जानते हैं कि एक वोरिनो रूल होता है हमारा, सी ए बाय वी स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है कि लेंथ ऑफ कास्टिंग की प्रोपोर्शनल आए इनवर्सली, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे 97 क्वेश्चन। A taper put on the surface parallel to the direction of the withdrawal of the pattern from the mold cavity wrappers to draft along. PERT and CPM are most commonly used for process, product and project management. Gantt 2 is another important. Gantt क्या है? Generalized activity, normalization, timetable. More than 70% engineering failures are caused by surface defects due to fatigue failure. Surface cracks are detected with 100% assurance by यहाँ पे विजुअल है, विजुअल पेनिट्रेंट है, अल्ट्रासोनिक है, रेडियोग्राफी नहीं है, करेक्ट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के पेपर के सॉल्यूशन। हो सकता है कि कई क्वेश्चन ऐसे चैलेंजिंग हो और आप उनसे डिसएग्री करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि कौन